फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का, विशेष रूप से पीयूष जी को और उनकी टीम को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां आपने इस सभागार में उपस्थित बच्चों की काउंसलिंग करी, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पढ़ाई का किस प्रकार से संज्ञान लें, और साथ ही साथ जो प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम लगातार तीसरी वर्ष आप करने जा रहे हैं, और विशेष रूप से आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुला करके जो स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया, नतमस्तक होकर के विप्र फाउंडेशन के सभी मान्य पदाधिकारियों का नतमस्तक होकर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना। और धन्यवाद इस मायने में भी देना चाहूंगा क्योंकि तो पीयूष जी अपना संबोधन दे रहे थे और मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, समाज का कार्यकर्ता, समाज का बेटा, समाज का भाई और स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन जिस प्रकार से आप सब ने पीयूष जी के कहने पर, वकील साहब यार बंद करना है, पीयूष जी के कहने पर जिस प्रकार से आपने खड़े होकर के अपने इस भाई को आशीर्वाद दिया, वो मेरे लिए वाकई में गौरवान्वित होने वाले क्षण थे, साथ ही साथ बहुत भावुक कर दिए। मैं थोड़ा देरी से आया क्योंकि मुझे पीयूष जी ने ये कहा था कि काउंसलिंग हो जाए उसके बाद आपको आना। मैं तो मेरे ठीक समय पर आया, लेकिन जब काउंसलिंग चल रही थी शायद मैं कौशल भारद्वाज जी को सुन रहा था, और कौशल जी ने एक बात अच्छी कही कि पिताजी को सपने में आता है कि बेटा प्रशासनिक अधिकारी बने, और दादा को सपना आता है कि बेटा डॉक्टर बने, और उसी दबाव में हम कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। और जो सामने पीढ़ी बैठी है मेरे, जिनको मैं आने वाले भारत की प्रतिभा के रूप में देख रहा हूं, विकसित भारत के रूप में देख रहा हूं, वो कहीं ना कहीं इस असमंजस की स्थिति में आकर के अपने जो कैरियर है उसका चयन नहीं कर पाते। और आपने चाहे कोटा में हो, चाहे सीकर में हो, जयपुर में हमारा एजुकेशन हब बना है बहुत बड़ा, जहां जहां हमारे एजुकेशन कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां प्राय देखा जाता है कि इस असमंजस की स्थिति में वो बालक बालिका इतने दबाव में आ जाते हैं कि वो कैरियर चुनने की बजाय कोई दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, जिसका खामियाजा उसके माता पिता तो भुगतते ही है, लेकिन पूरा परिवार, पूरा समाज भी भुगतता है। और जब मैं कौशल जी को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप मेरे ऊपर उस बात को कहकर के इंगित कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान हमारे जितने भी वक्ता हैं कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत भी गंभीर बातें करी होंगी और अच्छी अच्छी बातें भी करी होंगी, काफी सोच विचार में आप लोग भी होंगे कि हम अपने कैरियर का चुनाव किस प्रकार से करें। जो व्यक्ति या जो बालक, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी का भतीजा हो, जो आपके सामने खड़ा है, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि आज मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूं, अगर ये बातें आपके सामने नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगेगा कि कैरियर चुनने में किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेरी शिक्षा सब अलवर शहर में हुई। मैं शुरुआत में हैप्पी स्कूल में गया, अब तो शायद वो पट्टा पूजन का विधि विधान सब बंद हो चुका है। मैं जब 5 साल का था, मेरे दादाजी बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे, अलवर के डॉक्टर ब्रिजलाल शर्मा जी, वो मुझे हैप्पी स्कूल में लेके गए, विधिवत तरीके से मेरा पट्टा पूजन हुआ और मैंने अपनी शिक्षण कार्रवाई शुरू कर दी। जब मैं 5th क्लास में आया तो मेरे दोस्त चले गए अलो पब्लिक स्कूल में, जो उस वक्त खुला ही था, आज भी नामी ग्रामी स्कूल में आता है, तो मैं अलो पब्लिक स्कूल में चला गया मेरे दोस्तों के साथ। 8 तक मैंने वहां पढ़ाई करी। फिर मेरे दोस्त चले गए केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं अपने दोस्तों के साथ फिर केंद्रीय विद्यालय में चला गया। उसमें दादाजी ने मदद करी मेरे एडमिशन में। फिर मेरे दोस्त गए न्याय सेकेंडरी स्कूल में, तो मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही है। मैं मेरे दादाजी के पास गया कि मेरे एडमिशन न्याय सेकेंडरी स्कूल में करा दो, तो उन्होंने कहा यार तू हर 2 साल में स्कूल बदलता है, मेरी समझ में नहीं आता क्यों बदल रहा है, लेकिन मैं अब तेरी कहीं मदद करने वाला नहीं। तो जब मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया था फॉर्म लेकर के, तो वहां जीवन तिवारी से प्रिंसिपल था। उन्होंने पूछा बेटा तू रहता कहाँ है? कि मैंने आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, क्योंकि एक दीवार मांगी मेरा घर और स्कूल है। डॉक्टर साहब क्या लगता है? मैं डॉक्टर साहब मेरे दादाजी।
मुझे क्या तेरा एडमिशन कौन रोक सकता है। उन्होंने तुरंत वो एडमिशन मेरा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कर दिया। अब उसके बाद हर्डल्स आते हैं भाई साहब, क्योंकि मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, जो आपने कही वो बात हो रहा हूं, और मेरे पिताजी क्योंकि राजस्थान सरकार के कर्मी थे तो वो चाहते थे कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं। तो मुझे बायोलॉजिकल ली गई, मैंने बायोलॉजी कर ली, बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर इसको अदरवाइज मत देखना, क्योंकि आप सबको पढ़ना है, पढ़ाई के बल पर आगे बढ़ना है, लेकिन मैंने हर्डल्स लिए और मैं इतने हर्डल्स लिए कि मैं यूनिस्टर बन गया। और जब तक मुझे पूरा ज्ञान नहीं हो गया मैं अगली क्लास में आगे बढ़ा ही नहीं, एक क्लास करता। उसके बाद मैंने आर्ट्स लिया, कला संकाय लिया, और उसमें इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस से मैंने बीए क्लास की पारित करी, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। और जब तक मुझे डिग्री नहीं मिली, जब तक मेरे परिवार में, विशेष रूप से मेरे मामा नाना जो भी आते थे, भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो मैं बड़ा झिझकता था, क्योंकि मेरी बहन भी मुझसे पढ़ते पढ़ते आगे निकल चुकी थी, तो मुझसे छोटी। अब आप देखो कि कहां से कहां पढ़ती काफी किस्मत। ग्रेजुएशन हो गया। 1989 में संजय नरूला जी जो चेयरमैन रहे हमारे नगर परिषद अलवर के, वो युवा मोर्चा के अलवर के शहर अध्यक्ष बने, और वो अलवर नगर परिषद में ठेकेदारी करते थे सफाई। हमारे पास अभी जमीन है, 75 जमीन है, तो ट्रैक्टर था। वो घर पे आए ट्रैक्टर सफाई के लिए चलाने के लिए, तो मेरे से बोले भैया मैं आपको राजनीति में ले लूं। मैंने भैया ले लूं, तो युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष बना दूं, मैंने भी बना दो। तो 1989 में मैं पहली बार युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद मैं लगातार संघर्ष करता रहा, पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़े, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लगातार संघर्ष करता रहा। ये भी नहीं कि मैंने टिकट नहीं मांगी होगी, बार बार मांगता था, टिकट नहीं मिलती थी, कट जाती थी, मैंने धैर्य नहीं खोया, और मैं बार बार बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, जिलाध्यक्ष बना पार्टी का, प्रदेश का प्रभारी बना, और आगे बढ़ करके इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अलवर शहर जैसी सुरक्षित सीट, जो भारतीय जनता पार्टी की कमिटेड सीट है, वहां से टिकट दी, और आप सबकी ताकत के बल पर, बोर्ड की ताकत के बल पर राजस्थान विधानसभा में 2018 में पहुंच गए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं, असफलता को देख करके पीछे हट जाते हैं। जो लक्ष्य हमने धारण कर लिया, क्योंकि पिताजी प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहते थे, दादा डॉक्टर बनाना चाहते थे, दोनों ही फील्ड में नहीं गया, और 2023 में मुझे फिर मौका मिला, आप सबने जिता करके भेजा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुझे स्थान दिया। जो बालक न डॉक्टर बन सका, न प्रशासनिक अधिकारी बन सका, आज किसी राज्य की सरकार में वन पर्यावरण मंत्री, जलवायु परिवर्तन का मंत्री है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो कला संकाय का व्यक्ति है, आज बड़े बड़े आईएएसओ की मीटिंग लेता है, आईएएस अधिकारियों को दिशा निर्देश देता है। ये है देश की लोकतंत्र की ताकत। तो मैं तो आप सबके चरणों में एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि जिस फील्ड को आप चुनना चाहें, चाहे पिताजी आपको कहें, दादाजी कहें, परिवार के लोग कहें, सही का कौशल जी है, लेकिन जिस फील्ड को आप चुने, पूरे मनोयोग के साथ आप आगे बढ़े, उसमें पूरी मेहनत करें, और जब भाई कहीं भी मौका नहीं मिले तो राजनीति एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र वहां आ जाना, सबका स्वागत सबसे आगे बढ़ाना। लेकिन उसमें भी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। 7 करोड़ की लागत की हमारी आबादी है, और राजस्थान में 200 ही सुरक्षित, जो 200 सीट है विधानसभा की, उसमें 25 लोकसभा की और 200 राजस्थान विधानसभा की सीट में चुनने का ज्यादा मौका मिलता है। लेकिन वहां भी मेहनत की आवश्यकता होती है, मनोयोग की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपनी पार्टी के साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। यही ध्यान आपको अपने कैरियर के चुनने में करना होगा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने पद से ना देख करके जिस लक्ष्य को लेकर आप लोग चल रहे हैं, यदि उस लक्ष्य पे आगे बढ़े तो कोई ताकत नहीं जो आपको आईएएस बनने से रोक जाए, आईपीएस बनने से रोक जाए, डॉक्टर बनने से रोक जाए, इंजीनियर बनने से रोक जाए, टीचर बनने से रोक जाए, या जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें निश्चित रूप से आप 100% मार्क लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैंने हमारे जो नए जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, इसमें हमारे टीचर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, उन सबको मैं बधाई भी देना चाहूंगा। और आज ऐसे बहुत सारे
प्रतिभाओं को हम सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिनको आज सरकारी नौकरी में सेवा का मौका मिल रहा है या प्राइवेट सेक्टर में जाने का सेवा का मौका मिल रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सब लोग के मन में कहीं ना कहीं ये होती है कि हम केवल प्राइवेट सेक्टर के बजाय सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी प्रतिभा के बल पर हम जाने और सरकारी सेवाओं को तो लाभ ले ही लें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, लेकिन अपनी बाजुओं को इतनी ताकत भी बनाएं कि आने वाले समय में हम स्वयं इतने ताकतवर हो जाएं कि हम अपने सब समाज के लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं, वो भी हमको काम करना पड़ेगा। और एक काम और कहना चाहूंगा, क्योंकि वन पर्यावरण मंत्री हूं और वन पर्यावरण के मंत्री के साथ साथ जो मैंने एक लक्ष्य ले रखा है कि 1 पौधा प्रतिदिन लगाता हूं, तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने जन्मदिन पे 1 पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि हम प्रकृति से सब कुछ लेते चले गए, प्रकृति का दोहन करते चले गए, प्रकृति से पानी लेते चले गए, अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ों को काटते चले गए, अपनी आवश्यकता के अनुसार पत्थरों को पहाड़ों को तोड़ते चले गए, लेकिन हमने धरती माता को लौटाया नहीं। और जिसका परिणाम है कि आज हम सब लोग जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की समस्या से हम ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। कहीं तापमान -0 से चला जाता है नीचे और कहीं तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। कहीं बरसात बहुत कम होती है और कहीं बरसात बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, हम सब लोग उस आह्वान में शामिल हों और 1 पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। अपने जन्मदिन पे ये संकल्प लें कि 1 पौधा अपनी मां के नाम लगा करके प्रकृति के संरक्षण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, तो विप्र फाउंडेशन से जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति कर सकता है। ये भी हमको संकल्प लेना होगा। साथ ही साथ अभी श्री परशुराम ज्ञानपीठ की स्थापना जो हमारे जयपुर में हुई, उसके लोकार्पण कार्यक्रम में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब के कुशल हाथों के उसका लोकार्पण हुआ और मुझे भी उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से जो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय सुशील जी ओझा साहब को आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने उस पीड़ा को समझा कि हमारे समाज का बालक बालिका स्वाभिमानी वो पढ़ना चाहता है, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा और उसने किसी के आगे हाथ फैलाना सीखा नहीं, क्योंकि हमारा हाथ तो हमेशा किसी को आशीर्वाद देने के लिए ही उठता है। हमारे उस स्वाभिमानी बालक बालिकाओं के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उसको लेकर के जिस प्रकार से जयपुर के अंदर श्री परशुराम ज्ञानपीठ की स्थापना करी है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि पूरा सभागार आदरणीय सुशील जी भाई साहब का जोरदार तालियों से धन्यवाद करना चाहूंगा। और अभी आदरणीय पीयूष जी और आदरणीय कर्नल साहब ने जो मांग रखी है, धर्मेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि हमने नगर विकास न्यास में आवेदन कर दिया है, तो मैं आप सबके समक्ष ये घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में अलवर में भी नगर विकास न्यास के माध्यम से हम भूखंड भी लेंगे और एक भव्य परशुराम ज्ञानपीठ की स्थापना भी करेंगे। इससे हमारे जिले के अंदर पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को एक अच्छा यह घोषणा खड़े होकर तालियां बजाने के लिए है। इसमें हमारे बालक बालिकाओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग मिले, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। अभी आदरणीय पवन जी भाई साहब ने ई लाइब्रेरी के लिए कहा, तो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है और मैं अपना आपको गौरवशाली भी मानता हूं उस मायने में, क्योंकि हमने विवेकानंद जी के स्मारक पर जहां माननीय विवेकानंद जी ने प्रवास किया था अलवर के अंदर, उस स्थान पर विवेकानंद स्मारक का नगर विकास न्यास के माध्यम से भव्य इमारत का निर्माण कराया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल महोदय, जब वो राज्यसभा के सदस्य माननीय ओम प्रकाश माथुर साहब, उनसे मैं 30 लाख की राशि लाया था एक नए भवन को बनाने के लिए, उसमें ई लाइब्रेरी का प्रावधान करना मैं चाहता था। वो भवन तो निर्माण हो गया, लेकिन ई लाइब्रेरी में जब आवश्यकता पड़ी तो मैंने हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि
कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने जो एक वी शक्ति उनकी खुद की एक ट्रस्ट है जो उनकी बेटी संचालित करती है, उसमें से 25 लाख की राशि आवंटित करके उसमें ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया और उसका शुभारंभ भी हमने माननीय सिक्किम के माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से करवाया। नगर विकास न्यास के माध्यम से जो हमारा सूचना केंद्र है जिसमें हमारे जनसंपर्क अधिकारी माननीय अधिकारी बैठते हैं, उसके अंदर हमने ई लाइब्रेरी का प्रावधान करके उसमें शुरू करवाई। जो हमारी सार्वजनिक लाइब्रेरी है उसके अंदर भी हमने नगर विकास के माध्यम से ई लाइब्रेरी की शुरुआत करा करके जो सर्व समाज के जरूरतमंद बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब को लेकर के अलवर शहर में अच्छी से अच्छी व्यवस्था ई लाइब्रेरी के माध्यम से आपका ये वादा कर रहा है। और आने वाले समय में हमारी सरकारी स्कूल्स हैं, चाहे पीएमसी महाविद्यालय हो, चाहे महात्मा गांधी विद्यालय हो, उसके अंदर भी राज्य सरकार के माध्यम से अलग अलग हिस्सों में ई लाइब्रेरी का प्रावधान हम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे अपने सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने एक संकल्प लिया है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, लगभग 106 ई लाइब्रेरी, उन सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर माननीय सांसद महोदय अपने सांसद निधि कोष से भी कर रहे हैं। और जो सामाजिक संगठन जिनके पास भवन है अपने समाज के, उसमें अगर वो ई लाइब्रेरी खुलवाना चाहते हैं तो वो भी माननीय सांसद महोदय अपने CSR फंड से या किसी अपनी वी शक्ति ट्रस्ट के माध्यम से ई लाइब्रेरी का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। भावार्थ ये है कि आने वाले समय में हमारे जिले में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं जो दूर से दूर किसान का बेटा है, किसान की बेटी है, वो शिक्षा के अभाव में न पिछड़े और एक शिक्षित नागरिक बनके भारत माँ की सेवा करे। एक बार उन्हें मैं उन तमाम प्रतिभाओं का बहुत बहुत सम्मान करते हुए और विशेष रूप से जिन्होंने आज काउंसलिंग करी हमारे बच्चों की, उन सबको धन्यवाद देते हुए और विप्र फाउंडेशन के सभी माननीय पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए इन्होंने शुभ अवसर पर मुझे बुलाया और आप सबने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए नतमस्तक होकर भी धन्यवाद देते हुए भारत माता की भारत माता की बोलो भगवान श्री परशुराम की भगवान श्री परशुराम की बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय